हेलो फ्रेंड्स, मैं एनएल सर आपके अपने चैनल एनएल सर साइकोलॉजिकल हब में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मैंने पिछले कई वीडियोस में पड़े हुए कमेंट्स को हमने देखा और लगातार मेरे पास फ़ोन भी आ रहे थे कि सर बीएचयू एमएड एंट्रेंस के बारे में कुछ तैयारी वगैरह कराइए और स्पेशली जो उसका स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप अगर इस पर कुछ कोई वीडियो बना सकें तो बताएं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के विशेष डिमांड को ध्यान में रखते हुए बीएचयू एमएड एंट्रेंस की एक सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। और इसमें हम एग्ज़ाम तो अभी एंट्रेंस नहीं होना है, बहुत जल्दी नहीं होना है, अभी टाइम है उसमें। और आई थिंक हमको लग रहा है कि 15 अगस्त, जुलाई में तो नहीं होगा, अगस्त के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम आपके होंगे। और ग्रेजुएशन में आपके मेरिट बेस्ड से एडमिशन होंगे, मेरिट बेस्ड एडमिशन हो सकते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएड में मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं होगा। जब भी होगा इसमें एंट्रेंस से ही होगा, सेशन लेट हो सकता है। तो आप लोग तैयारी अपनी पूरी बना करके रखें। ऐसा ना सोचें कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है या फिर एग्ज़ाम नहीं होना है, मेरिट बेस्ड भी हो सकता है। तो इस दुविधा में बिल्कुल ना पड़ें कि मेरिट बेस्ड होगा। एमएड का एडमिशन जो है एंट्रेंस के बेस पे ही होगा। और एमएड का जो एंट्रेंस का सिलेबस है और एंट्रेंस का बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो हमने आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। और जो लोग नए हैं और जो अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियोस को जा कर के देख लें। और वहाँ से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आंसर शीट दिए गए हैं, क्वेश्चंस आपको बीएचयू की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आपको बीएचयू की वैसे हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में बीएचयू की वेबसाइट दे दिया है, आप उसको ओपन करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पर पहुंच जाएंगे। आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर का जो हमने आंसर की यूट्यूब पर प्रोवाइड कराया है उसके माध्यम से आप जो भी आंसर की हमने लिया है वो ऑफिशियल आंसर की है, तो उसमें कोई भी डाउट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप उस आंसर की मदद से क्वेश्चन शीट ले लीजिएगा, आंसर की इसकी मदद से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। कम से कम 5 साल का दोस्तों आपको पेपर सॉल्व करना ही है। और उसके बाद जब आप पेपर को एनालाइज करते हैं तो आप ये पाते हैं कि रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स से कम 15 से 20 क्वेश्चन होते ही होते हैं। किसी साल 20 क्वेश्चन होता है, किसी साल 15 होता है, किसी साल 12-13 होता है, लेकिन 10 से कम कभी भी क्वेश्चन होते नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है इस बात का कि ये स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। हम ये कहें कि बीएचयू एमएड एंट्रेंस में या बीएचयू के किसी भी एडमिशन के एग्ज़ाम में आपका एक एक क्वेश्चन भी बहुत ही मायने रखता है। एक क्वेश्चन भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो वो आपको एकदम अर्श से फर्श पर ला सकता है या फर्श से अर्श पर भी भेज सकता है। तो आपको लगातार एक एक क्वेश्चन के ऊपर लड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप 100 क्वेश्चन का ही टारगेट लेकर के चलें। आप ये मान करके चलिए कि आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, तो 120 क्वेश्चन में से आप अगर मान के चलिए कि 80 क्वेश्चन अगर आप 100% 80 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मान करके चलिए कि आपका एडमिशन कोई रोक नहीं सकता, आपका एडमिशन 100% होगा। और उस 80 क्वेश्चन को प्राप्त करने में जब स्टैटिस्टिक्स मजबूत होगा तो आप मान करके चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन तो 100% आपका बढ़ ही जाएगा, 12-15 क्वेश्चन आएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक एक पोर्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊं, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले। हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा मेरे लिए लाइक कमेंट जो आपको उचित लग रहा है आप उसको करिए और इसके बाद उसको शेयर करते रहिए, दोस्तों को बताइए, लोगों को से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आप खुद सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। आज हम बीएचयू एमएड एंट्रेंस की सीरीज की पहली क्लास लेकर के आए हैं और पहली क्लास में हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य प्रायिकता वक्र के बारे में बात करेंगे।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें सामान्य प्रायिकता वक्र, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, प्रसामान्य वितरण वक्र नहीं होगा, ये होगा आपका सामान्य प्रायिकता वक्र। चूँकि अभी ये पीडीएफ बन गया है तो अब इसमें जो है एडिट करने में और भी टाइम चला जाएगा और उससे आपका नुकसान है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी बिंदु पर जाकर के नुकसान हो, 1-2 मिनट, घंटा 2 घंटा भी नुकसान हो। चलिए ट्राई करते हैं, सॉरी आगे बढ़ते हैं। कार्ल पियर्सन एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने, कार्ल पियर्सन ने 1733 में अब्राहम डी मोवरे द्वारा इस वक्र का उपयोग किए जाने के संदर्भ में चर्चा की है। यानी सबसे पहले 1733 में अब्राहम डी मोवरे ने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात करी है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सबसे पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात किसने करी? अगर ऑप्शन में मोवरे वक्र दिया है, मोवरे दिया है, अब्राहम डी मोवरे दिया है, तो आपको आंसर डायरेक्ट करना है अब्राहम डी मोवरे। ठीक है, इसके बाद आपका आगे बढ़िए तो इसमें और भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसको मोवरे वक्र भी कहा जाता है, इसको मोवरे वक्र भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ गॉस का वक्र भी इसको कहा जाता है, गॉस का वक्र, देख रहे होंगे आप। तो ये एनपीसी का जो पोर्शन है, एनपीसी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, इससे 2 क्वेश्चन, इस वाली स्लाइड से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात किसने करी? तो अब्राहम डी मोवरे ने करी है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? एनपीसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो मोवरे वक्र के नाम से जाना जाता है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन होगा कि और किस नाम से जाना जाता है? तो गॉस का वक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कब बनता है और उसकी शुरुआत कैसे होती है? वो था पहली स्लाइड में हमने आपको बताया था उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, अब ये जो है आगे जब आप बढ़ते हैं तो इसको डीप में बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है हमेशा जो आंकड़े दिए गए होते हैं, आंकड़े जो दिए गए होते हैं उन आंकड़ों के आधार पर से यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामान्य वितरण के आंकड़ों के आधार पर जो वक्र बनता है उसे प्रसामान्य वक्र या प्रसामान्य वितरण वक्र कहा जाता है। ठीक है, उसे हम एनडीसी कहते हैं या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या एनपीसी भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब प्रसामान्य वितरण वक्र कहा जाता है और इससे जो वक्र बनता है उसे सामान्य वितरण वक्र कहा जाता है। अब आगे और देख ले, प्रसामान्य वितरण वह वितरण होता है जिसमें बहुत सारे केसेस अपनी मापनी के बीच में आते हैं। बहुत कम केसेस मापनी के ऊपरी छोर में तथा बहुत कम केसेस मापनी के निचली छोर में आते हैं। ठीक है, जैसे इसको आप देख रहे हैं, इस चित्र को आप ध्यान से देखिएगा। इस चित्र में ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये आधार है। तो ऐसे में आप अगर देखें तो यहाँ से यहाँ के बीच में सबसे ज़्यादा ये जो उभरा हुआ पार्ट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं। यानी सामान्य लोग यहीं पर इतने में ही वेरी करते हैं, इतने में ही रहते हैं। और या तो बहुत टैलेंटेड होंगे तो वो जो है इधर होंगे, या बहुत कम टैलेंटेड होंगे तो वो इधर होंगे। एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि हम बात करते हैं किसी कक्षा में हमने कोई परीक्षण किया, बुद्धि परीक्षण किया, तो बुद्धि परीक्षण करने के बाद जो उसका परिणाम आएगा वो परिणाम क्या आएगा? परिणाम ये आएगा कि ज़्यादातर विद्यार्थी जो है इसमें वेरी करते हुए पाए जाएंगे। यहाँ पर ये जो वक्र बनेगा इसके बीच में इधर में पाए जाएंगे, और बहुत कम लोग, बहुत कम ऐसे होंगे जिनकी IQ 130 से ऊपर होगी तो वो इधर आ जाएंगे, और बहुत कम ऐसे होंगे जिनकी IQ 90 से नीचे होगी, और ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनकी 90 से 110 के बीच में होगी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो जब ये इस प्रकार की घटना आपको दिखाई दे, इससे भी क्वेश्चन आता है सीधे सीधे कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी
बहुत ज़्यादा अंक पा जाते हैं और कुछ विद्यार्थी बहुत कम अंक पाते हैं, और कुछ विद्यार्थी जो है कुछ विद्यार्थी औसत अंक प्राप्त करते हैं। तो उस पर कौन सा वक्र बनेगा? तो कौन सा वक्र बनेगा? वो बनेगा आपका एनपीसी, यानी सामान्य वितरण वक्र, सामान्य संभाव्यता वक्र, संभाव्यता वक्र। ठीक है, चलिए आगे। हमने ये इस वाली स्लाइड में हमने वही एग्जांपल लिया जो अभी आपको समझाया है, तो इस पर बहुत ज़्यादा समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रसामान्य, इससे भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। प्रसामान्य वक्र की विशेषताएं। प्रसामान्य वक्र जो है सममित होता है, सिमेट्रिकल होता है। यानी क्या होता है? सममित होने से तात्पर्य यह है कि जो प्रसामान्य वक्र के बाएं भाग का हिस्सा दाएं भाग के हिस्से के बराबर होता है। यानी अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग 50% लिखा हुआ है, ये भी 50 लिखा है, और ये 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, आप अगर इसको देख रहे हैं ऐसे ऐसे बना हुआ है ये, तो इसके बीच का जो ये वाला 50% वाला पार्ट है, ये 50% वाला जो पार्ट है, उस वाले 50% में 50% इधर भी है, इस साइड भी 50% है, इस साइड भी 50% है। तो यानी जो आपका एनपीसी होगा, एनपीसी में दो छोर होंगे, दोनों छोरों पर जो आंकड़े होंगे वो समान होंगे जब भी हमारी एनपीसी बनेगी। और जब आंकड़े समान नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? या तो कोटोसिस हो जाएगा, स्क्यूनेस हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे कोटोसिस और स्क्यूनेस की अगली वीडियो में, उससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप दोस्तों इसका बस एक हेडिंग आपको याद रखना है कि जो एनपीसी होता है उसका दाएं और बाएं भाग का वक्र के बाएं भाग का हिस्सा दाएं भाग के हिस्से के बराबर होता है। प्रसामान्य वक्र के दोनों भाग बराबर होते हैं। ठीक है, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रसामान्य होता है, एक क्वेश्चन आ जाएगा प्रसामान्य वक्र की विशेषताएं हैं, नहीं है। बीएचयू में ऐसे आता है जनरली, नहीं में पूछता है, और चार ऑप्शन दिया रहेगा, तीन में से उसमें से 3 सही होंगे और एक गलत होगा। तो क्वेश्चन आ जाएगा प्रसामान्य वक्र की विशेषताएं नहीं है। तो पहला आ जाएगा, मान लीजिए कि सिमेट्रिकल होता है, या प्रसामान्य वक्र सममित होता है, प्रसामान्य वक्र बेल शेप्ड होता है। खैर हम आगे और बढ़ते हैं तो क्वेश्चन को और समझाते चले जाएंगे। ठीक है, आप पहले सबसे पहले विशेषता तो बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता होती है प्रसामान्य वक्र एक बहुलकी होता है। एक बहुलकी का मतलब क्या है कि प्रसामान्य वक्र जो होगा उसके बीच वाली जो लाइन होगी ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट पर ही मीन, मीडियन, मोड तीनों पाए जाएंगे। ठीक है, यानी एनपीसी में 0 पर मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों पाए जाते हैं। या हम ये कह दें, ऐसे आ जाएगा कि एनपीसी में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य प्रायिकता वक्र में मध्यमान, बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। सही होगा, माध्य, माध्यिका, बहुलक एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसामान्य वक्र घंटाकार होता है। तो जैसा चित्र में बना हुआ है कि प्रसामान्य वक्र जब भी एनपीसी की बात होगी तो वो हमेशा घंटाकार ही होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जितने भी हमने पॉइंट लिए हैं वो सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से है, और एक एक पॉइंट आपका क्वेश्चन है। आप विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लीजिएगा। 100% मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं है, और इसके बाहर का जाएगा भी नहीं। ठीक है, चूंकि मैं एंट्रेंस की प्रिपरेशन खुद किया हूं, मैं बीएचयू का पूर्व छात्र नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने एमएड एंट्रेंस क्लियर किया। पहली बार में मैंने क्लियर किया, फिर दूसरी बार क्लियर किया, इसके बाद एडमिशन लिया, वहाँ से हमने एमएड करा, फिर और भी बहुत सारी कोर्सेस वहाँ से हमने कंप्लीट किया। तो इतना मुझे अनुभव है कि कैसे वहाँ का एंट्रेंस होता है, वहाँ का क्वेश्चन पेपर क्या होता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने जो किया है और जो गलतियाँ हमने करी हैं उसको भी हम ध्यान में रख करके आपको समय समय पर बताते चले जा रहे हैं। तो आप लोग अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसामान्य वक्र अंतःस्पर्शी होता है। अंतःस्पर्शी होता है, इसका मतलब क्या है कि एनपीसी जो होता है इसका ए बिंदु और ये वाला बिंदु कभी भी किसी एक बिंदु पर जाकर के मिलता नहीं है। ये दोनों भाग जो होते हैं, ये दोनों भाग
कभी भी क्या होंगे, मिलेंगे नहीं, ये अनंत स्पर्शी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसामान्य वक्र सतत होता है, तो ये सतत होता ही है। प्रसामान्य वक्र ये वाला जब ये अनंत स्पर्शी है तो सतत भी होगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, जितने आंकड़े बढ़ते जाएंगे उतना ही बड़ा ये होता जाएगा, ये भी उतना ही बड़ा होता जाएगा। ठीक है, आपको विशेषताएं एकदम रट के रखनी है, रट के। 101% गारंटी, एक क्वेश्चन तो आएगा, विशेषताओं से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। एनपीसी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें से 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है आपकी विशेषता से होता है, तो विशेषताओं को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसामान्य वक्र में खड़ी रेखा की ऊंचाई, जिसे भुजमान कहते हैं, जिसे ऑर्डिनेट कहते हैं, भुजमान कहते हैं, मीन पर अधिकतम होता है। ये जो रेखा होती है, ये वाली, सॉरी एक मिनट, ये वाली जो रेखा होगी, ये जो है मीन पर अधिकतम होगी। तो जब ये मीन पर अधिकतम होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 0.3989। ठीक है, याद रखना इसकी वैल्यू को। ठीक है, मीन पर सबसे अधिकतम होगी, सबसे ज़्यादा होगी, और मीन की वैल्यू वहाँ पर उस रेखा की वैल्यू कितनी होगी, 0.3989। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसामान्य के माध्यम से एक सिग्मा ऊपर तथा एक सिग्मा नीचे वक्र की आकृति अवतल होती है तथा इसके पश्चात उत्तल में परिवर्तित हो जाती है। देखेंगे आप यहाँ पर चित्र में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे ये चित्र है आपका, ये ऐसे एनपीसी है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये अवतल हो गया, यानी उभरा, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे। इसके बाद फिर ये नीचे आ गया, ऐसे नीचे आ गया। तो जब ये नीचे आया है तो ये उत्तल में कन्वर्ट हो गया। तो ये सिग्मा 1 से प्लस माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में क्या होगा, अवतल होगा, और -1 से +1 के को छोड़ करके बाकी जो भी वैल्यू आएगी आपकी -2 +-2 या +-3, उन दोनों पर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण बनेगा। ठीक है, उत्तल बनेगा, आकृति उत्तल में हो जाएगी। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम समझाते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो वैल्यूज हैं, एक मिनट, ये जो वैल्यूज हैं आपकी, ये यहाँ पे बार बार हम फिगर नहीं बना रहे हैं, यहाँ से ये जो 0 वाला वैल्यू है, ठीक है, 0 से जो हमारा विस्तार होता है, जो विस्तार होगा वो +-1 +-2 और +-3, केवल 3 पॉइंट तक हम विस्तार का अध्ययन करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। जब भी क्वेश्चन आपका आएगा तो +-3 तक ही आएगा, यानी हम जो है -1 से लेकर के -1 सिग्मा, ये सिग्मा का सिंबल है, -1 सिग्मा से लेकर के +1 सिग्मा के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो कितनी होती है, 68.26, 68.26। क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, देख लीजिएगा कि +-1 की वैल्यू कितनी होती है, +-1 की वैल्यू, +-1 सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 68.26, और -1 सिग्मा, 0 से -1 सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका हाफ हो जाएगा 34.14, और जब कहेंगे 0 से +1 सिग्मा की दूरी कितनी होगी, तो 34.14। आप ध्यान रखिएगा, इधर याद रखना आपको। ठीक है, और फिर अगर देखेंगे कि +-2 यानी -2 से +2 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको 68 और 13 26 और मिला देंगे 68 में, तो ये हो जाएगा 95.44, यानी 95.44%। तो 95.44 में अगर इसको हम डिवाइड करते हैं
+-2 की वैल्यू कितनी होगी अगर इतना पूछेगा केवल, तो आपको आंसर करना है 95.44। अगर ये पूछता है कि 0 से -2 सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, तो 34.14 प्लस 13.59 को जब आप प्लस करेंगे जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देख लें तो फिर से यहाँ से अगर यहाँ तक का वैल्यू देखेंगे, +-3 की वैल्यू कितनी होगी, तो +-3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है आपका +-3 यानी 99.73। तो 99.73 अगर ये डायरेक्ट पूछता है कि -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो 99.73 होती है। अगर वो ये पूछता है कि +-3 सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, तो 99.73 होती है। अगर वो ये पूछता है कि 0 से लेकर के -3 सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको क्या करना है, 34.14 प्लस 13.59 प्लस 2.15 तीनों को जब आप प्लस कर देंगे जो वैल्यू आएगी वो आपकी 0 से लेकर के -3 सिग्मा के बीच की होगी। ठीक है, या फिर सेम टू सेम वैल्यू हो जाएगी, 0 से लेकर के अगर +3 सिग्मा की वैल्यू पूछेगा तो दोनों की सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, याद रखना इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, अच्छे से इसको समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तो हम फिर से इसको आपको एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करेंगे, आप व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, वहाँ पर अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रटने वाला है, इसमें कुछ भी आपको याद नहीं करना है, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं है, केवल जो इसके पहले वाली स्लाइड थी उसी को समझने की थोड़ी बहुत आवश्यकता थी, बाकी सब आपको रटना है। एनपीसी की वैल्यू कितनी होती है, एनपीसी का +1 से लेकर के -1 के सिग्मा के बीच की दूरी कितनी होती है, +-1 की सिग्मा की दूरी कितनी होती है, +-2 की सिग्मा वैल्यू की +-2 सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, ये सब आपको रटना है, याद करना है। और विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एनपीसी की, वो भी आपको रटना है, याद करना है, उसमें थोड़ा बहुत समझने की चीज़ें हैं जो कि हमने आपको समझा दिया है। चलिए लास्ट देखते हैं, काकूदता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ कोर्टोसिस, ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी आपको चूंकि ये एनपीसी की विशेषता है इसलिए इसको हम इसी में डिस्कस कर ले रहे हैं, डिटेल में हम आगे अगले वीडियो में बताएंगे कोर्टोसिस के बारे में। जब भी हम एनपीसी की बात करेंगे तो एनपीसी हमारा कैसा होता है, एनपीसी के बीच की ये ऐसे ऐसे जाती है, सॉरी गड़बड़ फिगर बन जा रहा है, ये अगर आपने देखा तो इसमें एनपीसी में ये वाला जो वैल्यू है कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर अगर 99% आ गया तो इधर जो है 0.5 आया, इधर 0.5 आया, तो ऐसी वैल्यू नहीं आएगी। इसमें जब भी आएगा तो हो सकता है 70% इधर आ जाए, 15 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर कुर्टोसिस की वैल्यू आती है। तो कुर्टोसिस हम आपको आगे समझाएंगे, ज़्यादा इस पर दिमाग मत लगाइए, बस इतना ही आपको याद रखना है कि काकूदता गुणांक वक्र के मध्य की ऊंचाई को स्पष्ट करता है। ठीक है, सामान्य संभाव्यता वक्र मध्य में अधिक नुकीला नहीं होता है और ना ही अधिक चपटा होता है, वक्र की ऊंचाई औसत होती है, इसका काकूदता गुणांक का मान होता है। तो यानी काकूदता गुणांक का वैल्यू पूछता है सीधे सीधे, एनपीसी में कुर्टोसिस की वैल्यू कितनी होती है, तो कुर्टोसिस की वैल्यू होती है कितनी, 0.263। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, नोट कर लीजिएगा। जितनी भी बातें हमने बताई हैं उसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन 100% आना है। और भी जो एनपीसी के बहुत सारे अभी पार्ट बचे हुए हैं, आगे स्क्यूनेस बचा है, कुर्टोसिस बचा है और उसकी विशेषताएं बची हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देख नहीं पाते हैं, छोटा छोटा वीडियो कई सारे खंडों में बनाएंगे हम पूरा। अगर आप लोगों का समर्थन मिलेगा और आप लोग प्रोत्साहित करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो एंट्रेंस का हर एक पार्ट का
BHU एमएड एंट्रेंस के हर एक पार्ट का वीडियो बना देंगे जिससे कि आप लोग लाभान्वित हो सके। चलिए, हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इसका समीकरण कभी कभी पूछता है। समीकरण ये है इसका, आपको ये याद रखना है। समीकरण कभी कभी पूछता है, ये ज़्यादा आता नहीं है, एक बार आया है शायद 10 या 11 में आया है एक बार, तब से फिर आज तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये क्वेश्चन, ये समीकरण याद रखना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आपका जो है, आपका जो अपना चैनल है एनएल सर साइकोलॉजिकल हब, वो प्रयास कर रहा है। आपको बस एक काम करना है कि उसके प्रयास को सफल बनाने के लिए आप उसको उत्साहित करते रहें, आप प्रोत्साहित करते रहें। हमें अगर ज़रूरत लगेगी आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए और भी टीचर्स लाने की, तो हम अगर कहीं पर भी किसी बिंदु पर अक्षम महसूस करेंगे या फिर वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो हम किसी टीचर को अपॉइंट करके हम उनसे आपके लिए वीडियोस बनवा देंगे, जिससे कि आपको उसका लाभ होगा। और हमारी टीम में जो जुड़े हुए लोग हैं वो 99% लोग BHU से जुड़े हुए हैं। BHU से एमएड किया है, बीएड किया है, PhD कई लोग वहीं से कर रहे हैं, कई लोग तो वहाँ से पास आउट भी हैं। चूँकि मैं वहाँ का विद्यार्थी हूँ तो मेरा लिंक है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, चलिए, आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।